हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसवी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 6 है, यानी कि हिंदी का। तो आज जो है उसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का जो पहला पार्ट है वो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज से जो है हम 35 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं, जो पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो उनको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और चीजों को ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिया गया है आपका, और जो है जो मुख्य मुख्य टॉपिक है वो भी करा दिए गए हैं। तो अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को कर रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्लास हो चुका है, आज दूसरा क्लास है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है। पूछ रहा है क्वेश्चन में, निम्न वाक्यों में सरल, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य छांटिए। यानी कि आपके वाक्य दिए हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है कि सरल वाक्य कौन सा है, मिश्रित वाक्य कौन सा है और संयुक्त वाक्य कौन सा है, छांट के लिखना है। तो देखिएगा, पहला वाला जो है ये है, अंधेरी रात है और आंधी आ रही है। ठीक, आप सभी को बताया गया है कि संयोजक वर्ग शब्दों के साथ जो जोड़ते हैं, जैसे और के साथ, ठीक, इन्हीं सब से आप पहचान सकते हैं कि ये आपका कौन सा वाक्य है। तो आपका इसमें दो वाक्य है और दोनों वाक्य को जोड़ने का काम आपका और कर रहा है। जहां पे और दिखे, समझ लीजिए वो आपका क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक, और हो गया, मानो हो गया, ये सब क्या है, आपका संयुक्त वाक्य की निशानी है। तो अंधेरी रात है और आंधी आ रही है, ये आपका क्या है, संयुक्त वाक्य है। अगला है आपका, आकाश स्वच्छ था, आंधी का वेग घट गया। ठीक, और सूर्य पश्चिम में बहुत तेजी से डूबने वाला था। तो यहाँ फिर और आ गया, तो ये आपका क्या है, संयुक्त वाक्य है। आई बात समझ में? चलिए अगला देखते हैं। रोहित स्कूटर चला रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ एक विधेय, एक उद्देश्य है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। अगला है आपका, बाबा रामदेव का व्याख्यान था, मानो बम के गोले छूट रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका, इसमें आपका दो वाक्य है और मानो से जुड़ रहा है, तो ये भी आपका क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक, मैंने मैं सोचता हूँ कि तुमने जो पत्र वहां भेजा उसने फाड़ डाला। ठीक, तो ये आपका क्या है, मिश्रित वाक्य है। ठीक, क्या है, मिश्रित वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 36 है। इसमें पूछ रहा है आपका, अपठित अवतरण से आप क्या समझते हैं। ठीक, अपठित अवतरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा, अपठित का अभिप्राय क्या होता है, अपठित का अभिप्राय होता है ना पढ़ा हुआ, यानी जो नहीं पढ़ा हुआ है। अपठित अवतरण हल कराने का उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या छात्र दिए हुए अवतरण के भावों को बिना कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जाने भी समझ सकते हैं। अपठित अवतरण के अंतर्गत गद्य एवं पद्य दोनों आते हैं। तो जो बच्चे सीटेट का एग्जाम दिए होंगे या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स में होता है, आपको अपठित अवतरण दिए जाते हैं, एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपको पढ़ के आंसर देना होता है ना, तो वही चीज कहा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पूछ रहा है आपका, निम्न का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो देखिएगा, यहाँ आपका लेखक और जो कवि है ना, यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर बनता है। ठीक, तो ये मैंने आपको एक क्लास भी कराया है, जिसमें जो है आपका लेखक के बारे में और कवि के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, कब हुआ, उनके गुरु कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्लस उनकी मुख्य मुख्य रचनाएं कौन सी हैं, उनका उपनाम क्या है, वो किस नाम से जाने जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने उस एक क्लास में करा दिया है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके चेक कर लेंगे, उनको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में। देखिएगा, सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सूरदास जी जो हैं, सूरदास कृष्ण भक्ति हेतु अत्यधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। आपके जो सूरदास जी हैं, ये कृष्ण भक्ति हेतु, यानी ये कृष्ण भक्ति के लिए ज्यादा प्रसिद्ध
है। ठीक, इनका जन्म यानी सूरदास जी का जन्म जो है 1535 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा के निकट यानी आगरा के पास रनकता नामक ग्राम में हुआ था। आपके जो सूरदास जी हैं, इनका जन्म 1535 ईस्वी में आगरा के निकट एक रनकता नामक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो सूरदास जी थे वो जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। सूरदास जी का निधन यानी सूरदास जी की जो मृत्यु है वो 1640 ईस्वी में हो गया था। ठीक, इनकी रचनाएं देखिए कौन कौन सी है। इनकी रचनाएं है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर सारावली। ठीक, ये क्या है? सूरदास जी के जो है रचनाएं हैं, मुख्य मुख्य रचनाएं हैं। ठीक है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, इनका पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को हिंदी साहित्य में वह स्थान प्राप्त हुआ है जो स्थान संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि एवं वेद व्यास को प्राप्त हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म संबंध में यह दोहा सुप्रसिद्ध है। एग्जाम में पूछा हुआ है 2023 में कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। ठीक, तो हो सकता है इस बार तुलसीदास जी का पूछा है, अगली बार कबीरदास जी का पूछ ले या फिर सूरदास का पूछ ले, है ना। तो इसीलिए चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, इनका दोहा है, संवत 1520 करण तनुजान तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। यानी कि 1554 में आपके जो तुलसीदास जी हैं, इनका जन्म हुआ था। ठीक है। रत्नावली नाम की महिला से इनका विवाह हुआ था, यानी इनका जो विवाह हुआ था वो रत्नावली नामक महिला से हुआ था। आप राम भक्ति के लिए सुप्रसिद्ध है, यानी कि जो आपके तुलसीदास जी हैं, ये राम भक्ति के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तुलसीदास जी का देहावसान सन 1680 में हो गया था, यानी इनकी मृत्यु जो है 1680 ईस्वी में हो गई थी। ठीक, रचनाएं क्या क्या है इनकी? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये सब इनकी क्या है? जो है रचनाएं हैं, मुख्य मुख्य। चलिए आगे देखेंगे, कबीरदास जी के बारे में देख लेते हैं। कबीरदास जी को हिंदी भक्ति में काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि जी का जो कवि कबीरदास जी हैं, इनका जन्म 1455 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कबीरदास जी का जो पालन पोषण किया था वो जुलाहा यानी मुस्लिम दंपति थे, नीरू और नीमा ने किया था। इस दंपति ने कबीर जी को लहरतारा नामक तालाब के किनारे पाया था। कबीर जी का विवाह जो है वो लोई नामक महिला से हुआ था तथा कमाल एवं कमाली के रूप में उनके पुत्र एवं पुत्री पैदा हुए थे। यानी कबीरदास जी का जो विवाह हुआ था वो लोई नामक से महिला से हुआ था और इनके दो बच्चे थे, एक पुत्र था एक पुत्री थी। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कबीर अनपढ़ थे, इनके इस कथन से स्पष्ट होता है। यानी कि मानते हैं कि कबीर जी अनपढ़ थे। तो एक दोहा है इन्हीं के ऊपर कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कि इन्होंने कहा कि मैंने कभी कागज कागज यानी कागज और कलम को छुआ भी नहीं, ना इनको हाथ लगाया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कबीर जी समाज सुधारक कवि थे, यानी आपके जो कबीर जी हैं वो समाज सुधारक कवि थे। इनका जो है मृत्यु जो है वो 1575 ईस्वी में मगहर में हो गया था। और कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो बीजक है, यानी साखी सबद रामायणी। ठीक, बीजक क्या है? आपका दोहा है, साखी सबद और रामायणी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब बिहारी जी के बारे में देखेंगे। तो बिहारी जो है वो रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक, बिहारी जो है वो रीत काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। बिहारी ने अपनी रचना में इतिहास पुरुष महाराजा जय सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला, जिसका प्रभाव राजा जय सिंह पर बहुत ज्यादा पड़ा और अपने दरबार में उनको बुलाकर सम्मानपूर्ण स्थान दिया। 1663 ईस्वी में बिहारी जी का देहा देहावसान हो गया। ठीक, आपके जो बिहारी जी हैं, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो आपकी बिहारी सतसई है। ठीक है। ये आपको मैं तीसरी बार पढ़ा रही हूँ। एक बार जब मैंने आपको क्लास किया लिया था तब मैंने वहां पे पढ़ाया, फिर आपको जो है एक मैराथन लिया और ये आपकी तीसरी क्लास है, यानी तीसरी बार हम
कवि और लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी रामचंद्र शुक्ल जी पे और महादेवी वर्मा जी के ऊपर लिखना है, इनके बारे में। तो सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। आपके जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। ठीक है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी फेमस हुए थे। शुक्ल जी ने, यानी आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने मनोविज्ञान के विषयों को लेकर श्रेष्ठ निबंधों की रचना की है। इनके निबंधों के विषय में विवेचन के साथ ही आपके व्यक्तित्व की छाप रहती है। तर्क वितर्क, भाव एवं विचार, मनोविज्ञान एवं साहित्य शास्त्र की संतुलन में इनके निबंधों में है। ठीक। इनकी जो मुख्य रचनाएं और कृतियां हैं वो कौन सी है वो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, जायसी, ग्रंथावली, तुलसीदास चिंतामणि, नागरी प्रचारिणी पत्रिका आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। हालांकि आपको पीटीसी में तो एग्जाम में पूछता है, बट अगर सीटेट टेट में भी, सुपर टेट में, यहाँ पे कवि और लेखक की रचनाओं से क्वेश्चन बहुत ही बनता है। ठीक। आपके यू जो है पुलिस का एग्जाम हो गया है, और एक आपका यूपी पेट का एग्जाम होता है, वहां पे यहाँ जो है इन सब से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं हिंदी पोर्शन में। ठीक। चलिए, अब हम पढ़ लेते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो देखिएगा, महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1960 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक। इनके पिता का नाम क्या था? श्री गोविंद प्रसाद, एवं माता का नाम हेमरानी वर्मा था। ठीक। आपकी माता यानी महादेवी वर्मा जी की माता जो है वो हिंदी की विदुषी महिला थी और सरल स्वभाव की थी। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों में योगदान दिया था। ठीक है। महादेवी वर्मा प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में इंदौर से प्राप्त कर उच्च शिक्षा इलाहाबाद से पूर्ण की थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। महादेवी वर्मा जी को जो है यूपी सरकार से भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा महादेवी वर्मा जी को पद्म श्री की उपाधि से भी नवाजा गया था। ठीक है। इनका देहावसान यानी इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में जो है प्रयाग में हो गया। ठीक। अब हम ये देखेंगे आपकी जो महादेवी वर्मा है, इनकी जो है मुख्य मुख्य रचनाएं और कृतियां कौन सी है देखिएगा। स्मृति की रेखाएं हैं, अतीत के चलचित्र हैं, पथ के साथी हैं, मेरा परिवार, चांद पत्रिका, दीप शिखा, यामा, निहार, रश्मि, ये सब महादेवी वर्मा जी की मुख्य मुख्य कृतियां हैं। ठीक। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए, अब आगे हम प्रश्नों को देख लेंगे। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में पढ़ लेते हैं, इनका जीवन परिचय। तो प्रेमचंद्र जी का जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक ग्राम में 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में हुआ था। ठीक। प्रेमचंद्र जी ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की तथा उर्दू का विशेष ज्ञान प्राप्त किया। वह एक स्कूल अध्यापक से सब इंस्पेक्टर के पद तक पहुंची। ठीक है। उनका बचपन का नाम धनपत राय था, यानी प्रेमचंद जी के जो बचपन का नाम था वो धनपत राय था, किंतु उर्दू में वे नवाब राय के नाम से कहानी लिखा करते थे। हिंदी पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक, अनुवादक, नाटककार, निबंध लेखक आदि के रूप में प्रेमचंद प्रतिष्ठित हुए। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ठीक है। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। प्रेम पूर्णिमा, बड़े घर की बेटी, लाल फीता, सप्त सरोज, नवनिधि, नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रमोद, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेरणा, समर यात्रा, पंच प्रसून, नवजीवन, प्रेम पंचमी, ये सब इनकी मुख्य रचनाएं हैं। उपन्यास को देख लेते हैं। प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र, ये इनका क्या है? उपन्यास है।
एक चीज और देखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि ऐसी कौन सी उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद की जो कि अपूर्ण रही, यानी जो पूरी नहीं हो सकी। तो ये आपका जो मंगलसूत्र उपन्यास है, ये अपूर्ण था, यानी पूरा नहीं हुआ था। ठीक है। नाटक कौन कौन सा है? करबला, प्रेम की वेदी और संग्राम, ये क्या है? इनकी इनके नाटक है। ठीक है। इनकी भाषा शैली कैसी थी वो देख लेंगे। तो प्रेमचंद्र जी का जो विशाल कहानी साहित्य, मानव प्रकृति, मानव इतिहास एवं मानवीयता के हृदय स्पर्शी चित्रों से परिपूर्ण था। ठीक। उनकी कहानियों में लोक जीवन के विविध पक्षों का मार्मिक चित्रण किया गया है। शतरंज की खिलाड़ी, पूस की रात, रानी सारंधा एवं आत्माराम इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। ठीक। चलिए अब हम पढ़ लेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो देखिएगा, इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सुधनी नामक वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद था। वे साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। अल्प आयु में ही प्रसाद जी का माता पिता का निधन और 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई का देहावसान हो गया। यानी कि आपके जो शंकर प्रसाद जी हैं, इनका जो है, जब ये बहुत कम आयु के थे तभी इनके माता पिता का निधन हो गया था, और जब ये 17 वर्ष की अवस्था में थे तब इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। जयशंकर प्रसाद जी महान कवि एवं प्रतिभाशाली कथाकार थे। कामायनी महाकाव्य पर उनके मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। ठीक। यानी इनकी जो कामायनी महाकाव्य है, इनको इसके लिए सम्मानित किया गया था। जीवन संघर्ष से जूझते हुए 80 वर्ष में, सॉरी, 48 वर्ष में ही इनकी जो है 14 जनवरी 1937 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इनकी रचनाएं कौन सी है वो देख लेंगे। प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार तथा आलोचक थे। चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, आंसू लहर, झांसा, कामायनी, ये सब इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। आपका जो है ये आंसू हमेशा पूछता है, कामायनी, ये सब चीजें हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक। नाटक कौन सा है वो देख लेंगे। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, शत्रु, राज्यश्री, विशाख, ध्रुव सामिनी, जय में जय का नागयज्ञ, एक भूत, आठ इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। ठीक। उपन्यास कौन सा है? कंकाल, तितली आदि इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक। कहानी कौन कौन सा है? आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, छाया, सलीम, ग्राम आदि, ये सब क्या है? इनकी कहानी है। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को चिरगांव जनपद झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण था। गुप्त जी का 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। ठीक। इनकी क्या क्या कृतियां और रचनाएं हैं उसको देख लेंगे। तो यशोधरा है, द्वापर है, जय भारत, पंचवटी, साकेत, भारत भारती, झंकार, जयद्रथ वध, त्रिपथगा, कुणाल गीत, विश्व वेदना, विष्णु प्रिया, सिद्धराज, हिडिंबा, रंग में भंग, किसान आदि, ये सब क्या है? इनकी कृतियां हैं। और चंद्रहास, तिलोत्तमा और अनंत गीत नाट्य। ठीक। उनका काव्य सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतीक है। ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में देखेंगे। तो इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में हुआ था 9 सितंबर 1850 ईस्वी में। इनके जो पिता है वो बाबू गोपाल चंद्र जी थे। ये एक अच्छे कवि थे। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का देहावसान हो गया। 6 जनवरी 1885 ईस्वी में लगभग 34 वर्ष 4 माह की अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इनकी रचनाएं कौन सी है? भक्ति सर्वस्व, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, दान लीला, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र, प्रेम मालिका, भारत वीरत्व, विजय बल्लरी, विजयनी,
विजय पताका, बंदर सभा, बकरी विलाप, ये सब क्या है? भारतीय जो है आपके हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी ये रचनाएं हैं। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जीवन परिचय क्या है? सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के राज्य के अल्मोड़ा जनपदा जनपद के अंतर्गत कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। जन्म के कुछ घंटों के पश्चात ही उनकी मां का निधन हो गया था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो गई थी। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो है ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, काव्यवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, उत्तरा, युगपथ, पुरुषोत्तम, राम, पतझर, गीतहंस, गीता पर्व, चितंबर, कला और बूढ़ाचार, ठीक, लोकायतन, ये सब क्या है? सुमित्रानंदन पंत जी की प्रमुख कृतियां और रचनाएं हैं। इनकी गीत नाट्य कौन सा है वो देख लेते हैं। ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा, ठीक, उपन्यास है हार, कहानी संग्रह है 5 कहानियां। अब हम अगला देख लेंगे आपके रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो इनका जीवन परिचय क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया नामक ग्राम में 30 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक। इनकी रचना कौन सी है वो देख लेंगे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है वो रेणुका है, हुंकार है, बारदोला है, विजय है, धूप छांव है, बापू, प्रणभंग, इतिहास के आंसू, मिर्च का मजा, दिल्ली, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, नील कुसुम चक्रवाल, नया सुभाषित, हिमालय, धरा के उस पार, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे का हरिनाम, सीपी और शंख, धूप और धुआं, सामधेनी, रसवंती, द्वंद्व गीत, कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये सब इनकी रचनाएं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर 40 में पूछ रहा है कि वाच्य से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो इंग्लिश में जो आप वायस पढ़ते हैं, एक्टिव वायस, पैसिव वायस, तो यही हिंदी में वाच्य होता है। तो वाच्य क्या है, इसका डेफिनेशन समझिएगा। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहा जाता है जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में क्रिया द्वारा क्या कहा गया है। ठीक। और आप सभी को पता है वाच्य परिवर्तन जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। ठीक। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की उपयोगिता बताइए, यानी हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है ये बताना है। तो देखिएगा, हिंदी शिक्षण में जो मूल्यांकन की उपयोगिता है, पहली उपयोगिता तो यही है कि ताकि बच्चे क्या करें, शुद्ध उच्चारण करना जान जाए। ठीक। बच्चों की जो शब्दकोश है उसमें वृद्धि हो, अभिव्यक्ति शक्ति का विकास हो। ठीक। वाचन को शुद्ध एवं प्रभाव उत्पादक बनाना, वाचन में गति का विकास करना, ठीक, अनुलेख, सुलेख, श्रुतलेख का अभ्यास कराना, अभिव्यक्ति कौशलों का विकसित कराना, पठन कौशल में वृद्धि करना। ठीक। ये सब क्या है, आपके मूल्यांकन की उपयोगिता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजभाषा किसे कहते हैं। तो देखिएगा, राजनैतिक दृष्टि से किसी राज्य का शासन कार्य जिस भाषा में चलता है वह उस राज्य की राजभाषा कहलाती है। प्रायः मातृभाषा तथा राजभाषा में अंतर नहीं है, परंतु हमारे देश में अनेक प्रांत होने के कारण अनेक राजभाषाएं हैं। यानी कहने का मतलब है कि हर एक राज्य की उनकी अपनी अलग अलग मातृभाषा है। ये राजभाषाएं प्रायः उस राज्य की मातृभाषाएं ही होती है, यानी उन जो भी राज्य की जो भी भाषा है वो उनकी मातृभाषा होती है। ठीक। संविधान द्वारा केंद्र की राजभाषा आपकी हिंदी है। आई बात समझ में। अगला प्रश्न है आपका, भाषा शिक्षण में सरस्वर वाचन का क्या महत्व है। तो समझिएगा, अनेक अनौपचारिक अवसरों पर व्याख्यान देते समय वाद विवाद एवं गोष्ठियों में अपनी बात को
प्रभावशाली ढंग से कहने हेतु सस्वर वाचन प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब ये है, कहीं पे जब वाद विवाद होता है, कोई प्रतियोगिता होती है, कोई गोष्ठी होती है, वहां पे अपनी बातों को जब आप सस्वर वाचन में कहते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है ना। चलिए, उसके बाद देखते हैं, शुद्ध प्रभाव पूर्ण वाचन श्रोताओं पर विशिष्ट प्रभाव डालता है। यानी अगर आप शुद्ध बोलते हैं, बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, तो जो सुनने वाले होते हैं उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, इससे वक्ता का अपना व्यक्तित्व भी निखरता है कि किसी भी अवसर पर वार्ता करते समय जिसका वाचन ज्यादा अच्छा होता है, उनको अन्य लोगों की अपेक्षा दूसरों को शीघ्र प्रभावित कर देता है। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि आपका जो है, जो वक्ता बहुत अच्छे से वाचन करता है, बहुत अच्छे से बोलता है, उसकी बातों को लोग गौर से सुनते हैं और उनसे लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वर्तनी संबंधित अशुद्धियों के क्या कारण है, संक्षेप में लिखिए। यानी कि जब हम लिखते हैं तो जो जो अशुद्धियां हो जाती है उसके क्या कारण है उसको लिखना है। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के विभिन्न कारण होते हैं। कौन कौन से कारण हैं उनको हम देखेंगे। पहला कारण क्या है, लिखते समय मनोस्थिति के समान न होने से भी अशुद्धियां होती हैं। यानी आप जब लिखते हैं किसी चीज को और आपकी जो मन की स्थिति है कि वो सामान्य नहीं होती, यानी कहीं आपका मन इधर भटका है, कहीं उधर भटका है, तो भी अशुद्धियां हो जाती हैं। ठीक, अधिक समय तक कार्य करना तथा थकावट होने से भी अशुद्धियां होती है। यानी आप लंबे समय तक कोई कार्य करते हैं या थके होते हैं, तब भी लिखते समय आपकी जो है अशुद्धियां हो सकती हैं। ठीक है, शब्दों अथवा लेखन अभ्यास के अभाव के कारण भी अशुद्धियां होती है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज का अगर अभ्यास नहीं करते हैं, ना लिखने का ना पढ़ने का, तो भी आपसे अशुद्धियां हो सकती हैं। अगला है, पुस्तकों के मुद्रण की अशुद्धियां भी प्रभावित करती हैं। अध्यापक भी संपट पर अशुद्ध लिख देते हैं। कहने का मतलब है, जैसे आप राजन सीरीज को ही ले लीजिए, पुस्तक में क्या है, कभी कभी चीजें मिस्टेक बाई छप जाती है। यानी कभी कभी क्या होता है, मुद्रण यानी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी अध्यापक जो होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पे गलत लिख देते हैं, हमसे भी होता है ये चीजें। तो ये कोई जानबूझ के नहीं करता है, इट्स अ ह्यूमन एरर, किसी से भी हो सकता है। तो बच्चे यहाँ पे भी, ये सब एक रीजन है, लेकिन हम क्या करते हैं कि आपको तुरंत शुद्ध करा देते हैं। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो आप सभी हैं, आप सब इतने एक्टिव होते हैं कि आप तुरंत जो है तुरंत उसका आंसर देते हैं, तो हम उसको सही करा देते हैं, है ना। चलिए अगला है, लिखने में बहुत अधिक शीघ्रता करने से भी शुद्धता होती है। अगला है, व्याकरण के रूपों का ज्ञान न होना। ठीक, व्याकरण का अगर ज्ञान नहीं होता है तो भी अशुद्धियां होती है। कुछ हिंदी शब्दों में वर्तनीय सर्वमान्य एक रूपता का ना होना। अगला है, क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण अशुद्धियां होती है। अगला है, अक्षरों शब्दों मात्राओं तथा अनुस्वार का उचित ज्ञान ना हो। ठीक, अगर अक्षर का ज्ञान नहीं है, शब्द का ज्ञान नहीं है, मात्रा का ज्ञान नहीं है, तो भी अशुद्धियां हो सकती हैं। अगला है आपका, बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना व चिंतन का कौशल किस प्रकार विकसित किया जाता है, इसको बताना है। तो देखते हैं, कहानी कहलवाने से बच्चों की झिझक दूर होती है, उनमें कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चों से कहानी दो तरह से कहलवाई जा सकती है। ठीक, पहला क्या है, पहला कैसा है, कहानी से संबंधित कुछ चित्र बच्चों के सम्मुख क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किए जाएं और चित्रों को देखकर बच्चे कहानी पढ़ें। यानी पहला तरीका क्या है, बच्चों के सामने ढेर सारे आप चित्र रख दीजिए। ठीक, चित्र रख दीजिए, उसके बाद क्या करें, बच्चे उस चित्र को देख के अपने शब्दों में कहानी बनाएं। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, दूसरे बच्चे कहानी की पुस्तकों को पढ़े अथवा दूसरों से सुने, पुनः अपने शब्दों में कहानी लिखे। यानी कि टीचर के द्वारा या बच्चों के द्वारा पहले पुस्तकों से क्या किया जाए, कहानी पढ़ी जाए, उसके बाद फिर वो अपने शब्दों में उस कहानी को बोले या फिर लिखें। ठीक, तो उपर्युक्त दोनों प्रकार से बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना और चिंतन कौशल विकसित किया जा सकता है। इन दोनों तरीकों से क्या हो सकता है, बच्चों में कहानी के प्रति कल्पना और जो चिंतन कौशल है, ये सब विकसित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, भाषा किसे कहा जाता है। भाषा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। ठीक,
तो भाषा विचारों के अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा ही है जो क्या होता है, हमारे जो हम जो बोलते हैं, हमारे जो भाव होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, वो हम एक दूसरे तक क्या करते हैं, एक दूसरे को माध्यम से पहुंचा सकते हैं। ठीक, हमें अपने भावों या विचारों को लिख कर या बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, यानी हमारे जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, वो हम बोल के या फिर लिख कर व्यक्त कर सकते हैं। जब हम अपने भावों को लिख कर व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं, और जब बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। तो भाषा के विभिन्न स्वरूप है, कौन कौन से स्वरूप है वो हम देख लेंगे। मातृभाषा होती है, सांस्कृतिक भाषा होती है, राजभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है, अंतरराष्ट्रीय भाषा होती है और विदेशी भाषा। ठीक, अगला प्रश्न है, तद्भव एवं एवं तत्सम शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो तद्भव तथा तत्सम में क्या अंतर है वो देखते हैं। तो तत्सम संस्कृत के मूल शब्द होते हैं जो हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं। ठीक, जैसे अग्नि, पर्यय, आम, यानी तत्सम शब्द आपके क्या होते हैं, तत्सम शब्द आपके संस्कृत के ही शब्द होते हैं। ठीक है, संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो ज्यों के त्यों जब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो वो आपका तत्सम होता है, जैसे अग्नि, पर्यक और आम्र। ठीक, और तद्भव क्या होता है आपका, तद्भव क्या होता है, जो शब्द तत्सम से विकसित या परिवर्तित होके बने होते हैं उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे अग्नि का क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा, पर्यक का क्या हो जाएगा, पलंग हो जाएगा, आम का क्या हो जाएगा, आम्र का क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। औपचारिक शिक्षा किसे कहा जाता है इसको समझिएगा। तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो विद्यालयी हो, यानी औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जो विद्यालय का हो, ऑफिस का हो। ठीक, जिसकी एक निश्चित समय सीमा होती है, यानी इसका क्या होता है, फिक्स टाइम होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विद्यालय की शिक्षा होती है वो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक, चलिए ऑफिस नहीं, मैंने सॉरी, औपचारिक भाषा समझ लिया, यहाँ शिक्षा है ना, तो स्कूल और कॉलेज या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का हो सकता है। अगला देखिएगा, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो गैर विद्यालयी शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है, अर्थात वह शिक्षा जिसका न तो निश्चित पाठ्यक्रम हो, न निश्चित स्थान हो और न ही निश्चित समय सीमा हो। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा प्रयोग पर अपने विचार लिखिए। तो पहला है आपका, औपचारिक भाषा हमेशा शिष्ट एवं विनय युक्त होती है। अनौपचारिक भाषा में असंसदीय शब्दों का प्रयोग स्वीकार्य है। ठीक, अगला, औपचारिक भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन अपरिहार्य है। ठीक है, औपचारिक भाषा में क्या है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं होती है, बस भाव संप्रेषण अनिवार्य है। औपचारिक भाषा में क्या होता है, जिसे यानी कि संभाषण या पत्राचार किया जा रहा है, जैसे कि उसके लिए क्या होता है, आदर सूचक शब्द हम प्रयोग करते, जैसे महोदय हो गया, सर हो गया, आप हो गया। ठीक है, ये सारा आपके औपचारिक भाषा में प्रयोग होता है, और अनौपचारिक भाषा में आप कुछ भी लिखकर उन्हें संबोधित कर सकते। अगला है, औपचारिक शब्दों में आधिकारिक मान्यता प्राप्त शब्दावली का प्रयोग होता है। औपचारिक भाषा में आप देशज शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्राचार के अंत में क्या होता है, आप भवदी का प्रयोग करते हैं, है ना, और अनौपचारिक भाषा में हम क्या लिखते हैं, तुम्हारा, तुम्हारी भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो जिस भाषा में किसी राष्ट्र विशेष का शासकीय कार्य चलता है वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होती है। सैद्धांतिक रूप से खड़ी बोली हिंदी की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया है, परंतु वह पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा के पद को प्राप्त नहीं कर पाई है। इसी कारण हमारा जो अंग्रेजी से मोह है, कहने का मतलब ये है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन वह राष्ट्रभाषा के पद को प्राप्त, यानी राष्ट्रभाषा को उसको संविधान में नहीं रखा गया है कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं।
अंतरराष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं? तो जिस भाषा के माध्यम से विश्व के सभी राष्ट्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे ही अंतरराष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। यानी कि ऐसा भाषा का माध्यम जिसके द्वारा विश्व के जितने भी देश हैं उनसे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं जिस भाषा में, वही आपकी अंतरराष्ट्रीय भाषा होती है। ठीक। और जो आपकी इंग्लिश होती है यानी अंग्रेजी जो होती है वो आपकी अंतरराष्ट्रीय भाषा कही जाती है। अगला प्रश्न है, मुहावरों से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, मुहावरा जो होता है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास करना। ठीक। फिर ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए वो मुहावरा कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए, 3-4 बार हमने पढ़ लिया है अति लघु उत्तरीय में ही। चलिए, अगला प्रश्न है, मात्रा किसे कहते हैं? तो व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है वह मात्रा कहलाता है। ये तो फर्स्ट सेकंड क्लास की बातें हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, यह सभी व्यंजनों में जुड़ा रहता है। जैसे कि ये क है तो ये इसका, ये क प्लस अ, ये मिल के तब आपका क बना। ठीक, आ की कोई मात्रा नहीं होगी। अगला प्रश्न है आपका, हंस पद एवं समाप्ति सूचक विराम चिन्हों का संकेत बताते हुए उनका प्रयोग सुनिश्चित करें। हंस पद का सिंबल ये होता है। ठीक। जब हम कुछ लिखते हैं, जब लिखते समय कोई शब्द या पद भूल से छूट जाता है तो उसे दिखाने के लिए हम यह चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं। ठीक। जैसे मुकेश एक अच्छा लड़का है तो यहाँ पे हम बहुत लगाना भूल गए हैं तो इसको हम इस तरह का जो चिन्ह है हंस पद का, इसका चिन्ह लगाएंगे, फिर इसके बाद बहुत लिख देंगे। ठीक है। इस चिन्ह को त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। चलिए, अगला है आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। तो देखिएगा, समाप्ति सूचक चिन्ह को पूर्ण विराम भी कहा जाता है। देखिए आपका, मानी कि समाप्ति सूचक चिन्ह के चिन्ह में आपके एक दो चीजें होती है, जैसे पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम हो गया। तो पूर्ण विराम क्या होता है? तो पूर्ण विराम से आशय है पूरी तरह से ठहरना, यानी कि जब वाक्य की गति अंतिम हो, यानी अंतिम लेकर विराम ले, तो वहां पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य हमारा खत्म होने वाला हो, पूरी बातें खत्म हो गई हो, तो वहां पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे रामू खेलता है, सोहन तथा मोहन विद्यालय गए थे। ठीक है। अगला है आपका अल्प विराम। तो ये आपका अल्प विराम का सिंबल है। अल्प विराम का प्रयोग पढ़ते अथवा बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है। जैसे राम श्याम और मीरा अपनी कक्षा में प्रथम आए। ठीक। अगला है, मेरे भाई जो सरकारी अस्पताल में कार्यरत है उनका स्थानांतरण कानपुर हो गया है। ठीक है। ये आपका क्या है? अल्प विराम। चलिए, आगे देख लेते हैं, वियोग श्रृंगार का कोई एक उदाहरण दीजिए। हमेशा से रस का अलंकार का उदाहरण ही पूछा है। देखिएगा, वियोग श्रृंगार का उदाहरण, गोपी ग्वाल गाय गो सुत सब अति ही दीन विचारे, सूरदास प्रभु बिनु यो देखिए चंद बिनो जो गारे। ठीक। यहाँ पे क्या होता है? अलगाव होता है। ठीक। ब्रेकअप होता है, वियोग होता है। चलिए, अगला है आपका, करुण रस का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो करुण रस का उदाहरण देख लेते हैं, शोक विकल सब रे वही रानी, रूप सितु बल तेलु बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बाराही बारा। ठीक। ये आपका क्या है? करुण रस का उदाहरण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक को सोदाहरण संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका जो है संस्कृत की चीजें लिखी हुई है, इसका मतलब इसको पढ़ने का नहीं मतलब है, हम ये समझेंगे कारक किसे कहते हैं। तो देखिएगा, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाला जो शब्द होता है ना वही कारक कहलाता है। यानी कि क्रिया से, ऐसे शब्द जो क्रिया से सीधा संबंध रखते हैं वही आपके कारक कहलाते हैं। कारक की संख्या आपकी 6 मानी जाती है। ठीक। संबंध एवं संबोधन को हम कारक नहीं मानते हैं। और आपका अपादान कारक है, पहले इसमें पूछा है अपादान कारक, तो इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो संज्ञा की जिस रूप से पृथक होने का भाव प्रकट है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है? अलगाव होता है। ठीक। जहाँ पे अलगाव प्रतीत हो वहां पे अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है। ठीक। वृक्ष से पत्ता गिरता है, यहाँ पे क्या है? आपका अपादान कारक है। ठीक है।
वाक्य में प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक चिन्ह कब प्रयोग किए जाते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये इसका सिंबल है, तो देखिएगा। उक्त चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगता है, जैसे क्या सरकार महंगाई को रोकने में सफल हो सकेगी, या भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु देश में कौन आएगा। कहने का मतलब यह है कि जहां पे हम प्रश्न पूछते हैं, जहां पे हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है, उसके अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है। विस्मय बोधक का सिंबल ये है, इसका डेफिनेशन क्या है वो देख लेंगे। यह चिन्ह उस वाक्य के अंत में लगता है जिस वाक्य में विस्मय के भाव होते हैं, यानी कि दुख के, खुशी के, हर्ष के, है ना, घृणा के, वहां पे आपका विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। जैसे भारत की टीम इंग्लैंड की टीम के मुकाबले श्रृंखला में हार गई। ठीक, ऐसे आसान नहीं था। ठीक, ये हो गया आपका। छी इतना गंदा है, आहा कितना अच्छा मौसम है, तो यार ये सब क्या है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है ना। तो देखिएगा, आज हमने लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट किया है। कल से हम या तो समावेशी शिक्षा का लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को करेंगे। तो चलिए क्लास को अब यही एंड करते हैं, चलते हैं कल की क्लास में। और क्लास पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक एक कमेंट तो बनता ही है। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।